हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आगे कंटिन्यू करते हैं सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, सेट ए सी ए फाइनल। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और पढ़ रहे थे कि हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसमें हमने ये वाले प्रोविजंस पढ़े थे ऑलरेडी कि हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अभी फर्दर कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ पॉइंट तक आई थिंक हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में, अब फर्दर कर रहे हैं इसको कंटिन्यू। फिफ्थ में कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बन सकता है जो खुद, ना तो खुद और ना फिर इसके कोई रिश्तेदार, holds or has held the position of a key managerial personnel or is or has been employee of the company or its holding subsidiary or associate company in any of the 3 financial years preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। मतलब कि जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करना है, ये या फिर इसका कोई भी रिलेटिव जो है वो की मैनेजरियल पोजीशन पे नहीं रहा और ना कंपनी का एम्प्लॉई रहा है और ना कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट में एम्प्लॉई या की मैनेजरियल पर्सोनल रहा है पिछले 3 सालों में। किस साल से जिस साल में इसको अपॉइंट करना है। तो कहता लेकिन एम्प्लॉई के केस में रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। रिलेटिव के केस में मतलब इसका रिश्तेदार उस कंपनी में अगर नौकरी करता भी है जिस कंपनी में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो इस कंपनी में अगर इसका रिलेटिव पिछले 3 साल में एम्प्लॉयड है तो भी कोई इशू नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे बन सकता है। लेकिन ये या फिर इसके रिलेटिव्स जो हैं पिछले 3 साल में मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते उस कंपनी में जिसमें इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ठीक है। या फिर ये खुद एम्प्लॉई नहीं हो सकता उस कंपनी में जहां पे इसको पिछले 3 सालों में अगर इसको इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। हालांकि अगर रिलेटिव जो है, रिलेटिव के केस में जो रिस्ट्रिक्शन है वो मैनेजरियल पोजीशन पे है पिछले 3 सालों में। लेकिन अगर पिछले 3 सालों में अगर रिलेटिव जो है एम्प्लॉई है उस कंपनी में जिस कंपनी में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो कोई इशू नहीं है, तो ये बन सकता है। अच्छा, is or has been an employee or proprietor or a partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed of a firm of auditors or company secretaries in practice or cost auditors of the company or its holding subsidiary or associate company। मतलब कि अगर एक कंपनी है या एक मतलब कंपनी की जो ऑडिटिंग फर्म है या इस कंपनी की जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी फर्म है, या अगर इस कंपनी में जिसमें इसको अपॉइंट किया जा रहा है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर उसकी कॉस्ट ऑडिटर की फर्म है, तो उसमें उस फर्म में ये एम्प्लॉई प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं था पिछले 3 सालों में। क्योंकि अगर इस जिस कंपनी में मान लो इसको अपॉइंट करने एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर उसी कंपनी के सीए फर्म में अगर ये एम्प्लॉई प्रोप्राइटर या पार्टनर होगा, या उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी फर्म में अगर ये एम्प्लॉई प्रोप्राइटर या पार्टनर होगा, या इस कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर के फर्म में अगर ये एम्प्लॉई प्रोप्राइटर या पार्टनर हुआ पिछले 3 साल में, तो फिर इसको इंडिपेंडेंट नहीं ना कहेंगे हम। क्योंकि कंपनी जो होती है, अगर उसका जो ऑडिटर होता है सीए, या जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है जो उसकी जो फर्म है, या जो कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर है उसकी जो फर्म है, वो तो कंपनी के फायदे के लिए ही काम करती है ना एक तरीके से। तो उसमें अगर ये नौकरी करता हुआ प्रोप्राइटर हुआ या पार्टनर हुआ या एम्प्लॉई हुआ पिछले 3 साल में, ये आदमी जिसको ये कोई भी मतलब जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हु इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एन independent director should not be
an employee or proprietor or a partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed. तो मतलब इस कंपनी की जो ऑडिटिंग फर्म है, इस कंपनी की जो कंपनी सेक्रेटरी की फर्म है, या इस कंपनी की जो कॉस्ट ऑडिटर की फर्म है, उसमें पिछले 3 सालों में ये प्रोप्राइटर एम्प्लॉई या पार्टनर नहीं रह सकता जिसको हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ठीक है। और इस कंपनी की जो लीगल या कंसल्टिंग फर्म है that has or had any transaction with the company, its holding subsidiary or associate company amounting to 10% or more of the gross turnover of such a firm. अब अगर कोई कंसल्टेंसी फर्म है या कोई लीगल कोई लॉयर्स की फर्म है जो कंपनी के साथ किसी ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करती है कि जिसमें उनका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है 10% या उससे ज़्यादा है, अगर ग्रॉस टर्नओवर जो फर्म की ग्रॉस टर्नओवर है अगर उसके 10% या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अमाउंट अगर ये लीगल कंसल्टिंग फर्म जो है अगर ये करती है इस कंपनी के साथ, और उस लीगल कंसल्टिंग फर्म में अगर ये एम्प्लॉई प्रोप्राइटर या पार्टनर है पिछले 3 सालों में प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, तो फिर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है नहीं बन सकता उस कंपनी में। मतलब ऐसे समझो कि जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें मिस्टर एक्स को हमने अपॉइंट करना है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ABC लिमिटेड में मिस्टर एक्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करना है ABC लिमिटेड में, ठीक है। तो अब कंडीशन है कि ABC लिमिटेड की जो भी लीगल कंसल्टिंग फर्म है जो इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करती है और उस ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होगा उस लीगल कंसल्टिंग फर्म की जो ग्रॉस टर्नओवर है उस साल की उसके 10% या उससे लीगल कंसल्टिंग फर्म में ये मिस्टर एक्स जो है ये उसमें ये एम्प्लॉई प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में, तभी ये इंडिपेंडेंट माना जाएगा। नहीं तो फिर ये ABC लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। हु नाइदर any of his relatives hold together with his relatives 2% or more of the total voting power of the company। तो वोटिंग पावर में 2% या इससे ज़्यादा अगर इसके रिलेटिव्स के साथ मिलके अगर इसकी है इस कंपनी में 2% या उससे ज़्यादा अगर टोटल वोटिंग पावर अगर इस कंपनी में है रिलेटिव्स के साथ मिलके इसके, तो इस कंपनी में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो लास्ट में क्या यहाँ पे एक और कहता है, इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव है या अगर ये डायरेक्टर है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, इस कंपनी में अगर ये CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है, चाहे किसी भी नाम से हो, of any non-profit organization that receives 25% or more of its receipt from the company, any of its promoters, directors, or its holding subsidiary or associate, or that holds 2% or more of the total voting power of the company। दो कंडीशंस बता दी इसने पॉइंट डी में। ये किसी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का CEO या डायरेक्टर है जिसकी कम से कम 25% या उससे ज़्यादा की जो रसीदें हैं हर साल वो इस कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी से ही आती है। मतलब अब मान लो कि ABC लिमिटेड वो कंपनी है जिसमें इसको अपॉइंट करना है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और एक NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चंदा आता है, जो उनको रिसीट्स मिलती हैं, जो डोनेशंस मिलते हैं, उसमें टोटल में से 25% या उससे ज़्यादा जो है वो ABC लिमिटेड के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी से मिलाकर मिल रहा है।
25% या उससे ज्यादा ऑफ द टोटल रिसीट्स जो है वो एबीसी लिमिटेड से आ रही है, या उससे उसके डायरेक्टर्स या उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से, कंपनी से। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि और दैट होल्ड्स 2% मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है जो 2% या 2% से ज्यादा एबीसी लिमिटेड में वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो उस केस में भी ये इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स आई थिंक हम पढ़ चुके हैं अब कि ये, लेकिन 2% वोटिंग पावर वाला ये जो रूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब 2% या 2% से ज़्यादा की अगर वोटिंग पावर अगर रिश्तेदारों के साथ मिलके है, या जिस एनपीओ में ये चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है वो भी 2% या 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर जो है वो होल्ड नहीं कर सकती इस कंपनी में जिसमें इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करना है। ठीक है, और या 25% से ज़्यादा अगर उस एनपीओ को रसीदें जो है वो इस कंपनी से मिलती हैं जिस कंपनी में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, तो भी ये इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक ऐसी नॉन प्रॉफिट संस्था का ये डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है वहां पे जिसका 25% जो है टोटल रसीदों का वो यहाँ से आ रहा है इस कंपनी से, तो फिर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बन पाएगा उस कंपनी का। ठीक है ना, और ये हम अभी पॉइंट्स ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी एक बार आगे पढ़ के फिर इसको एक बार फटाफट से एक रीडिंग दे देंगे सो दैट ये रिवाइज हो जाए डिक्लेरेशन पे जाने से पहले। अच्छा, 6 पॉइंट में क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, हु पोजेसेस such other qualifications as are prescribed under Rule 5 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014, जिसके पास बाकी वो सब क्वालिफिकेशंस हैं जो रूल 5 में लिखी हुई हैं। कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल के रूल 5 में जो बाकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं, बाकी क्वालिफिकेशन क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास जो है अप्रोप्रिएट स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे ही पढ़ा था ना भी, एक्सपीरियंस और नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस पढ़ा था पॉइंट 1 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन में। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं इसमें, कहते हैं कि भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कौन बन सकता है, रूल 5 कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स का रूल 5 ये बता रहा है कि जिस किसी के पास भी, किसी इंडिविजुअल के पास अगर ये क्वालिफिकेशंस हैं तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल पोजेस द अप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। भी स्किल्स, तजुर्बा और नॉलेज इसको होनी चाहिए इन वन और मोर फील्ड्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस में किसी फील्ड में, एक या एक से ज़्यादा फील्ड में इसको नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स होने चाहिए इसके पास। लॉ की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसर्च में, कॉरपोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस और अदर डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू द कंपनीज बिजनेस। जिस कंपनी में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो नॉलेज चाहिए वो इसको होनी चाहिए ना, वो डिसिप्लिन्स, उससे रिलेटेड डिसिप्लिन्स में अगर इसको नॉलेज है, अप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस या नॉलेज है अगर इसको उसमें, या इसको अगर फाइनेंस में अगर इसको नॉलेज या स्किल्स या एक्सपीरियंस है, लॉ में, मैनेजमेंट में, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसर्च वर्क में, कॉरपोरेट गवर्नेंस में, टेक्निकल ऑपरेशंस में अगर इसको नॉलेज है। ठीक है, टेक्निकल ऑपरेशंस मतलब आईटी फील्ड हो गया, कॉरपोरेट गवर्नेंस आपको पता ही है, कॉरपोरेट गवर्नेंस में अगर इसको नॉलेज वगैरह है कि कंपनी के क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस को फुलफिल करने के लिए। ठीक है ना, रिसर्च में अगर इसको है कुछ एक्सपीरियंस रिसर्च वर्क में, सेल्स में, मार्केटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में या मैनेजमेंट में या फाइनेंस में, या कंपनी के कोई जो रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं जो रिलेटेड टू द कंपनीज बिजनेस, तो फिर ये बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, नन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज 2 एंड 3 ऑफ क्लॉज डी ऑफ 149(6), क्लॉज डी तो अभी आएगा ना कि 149(6) के अकॉर्डिंग जो क्लॉज डी के सब क्लॉज 2 और 3 है,
कि ये इंडेप्टेड नहीं है कंपनी को, इसके जो रिलेटिव्स हैं, होल्डिंग सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी को इन्होंने कोई मतलब पैसे वापस नहीं करने, या इनके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को, या इन्होंने थर्ड पर्सन की कोई जिम्मेवारी नहीं उठाई हुई इन रिलेशन टू द इंडेप्टेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी। कंपनी के पैसे किसी थर्ड पर्सन ने देने थे, तो इन्होंने उसके तौर पे मतलब उसके बिहाफ पे कोई सिक्योरिटी या गारंटी अगर दे दी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिश्तेदारों ने अगर कोई गारंटी या सिक्योरिटी दे दी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ने कोई पैसा देना था कंपनी का, उसकी होल्डिंग या सब्सिडी या उसकी एसोसिएट कंपनी का या उसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स का ना, तो हुआ क्या, उठा के गारंटी दे दी इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने या फिर इसके रिश्तेदार, फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 lakhs एट एनी टाइम ड्यूरिंग 2 immediately preceding financial years और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो 50 लाख या अगर उससे ज़्यादा के अमाउंट की अगर इन्होंने कोई गारंटी ले ली थर्ड पर्सन की जिसने पैसे देने थे कंपनी के, तो उसकी गारंटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार अगर लेंगे 50 लाख या उससे ज़्यादा जिसकी देनदारी है कंपनी को, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकते। ये टैक्स वाला रूल तो हमने पहले भी यहाँ पढ़ा था ना, इसमें बोला था कि 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा, इसमें ये बोला हुआ था कि 50 लाख से ज़्यादा, ठीक है ना, इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। गारंटी के केस में कह रहा है कि फॉर सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और खुद के इंडेप्टेडनेस में कह रहा है इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट। चलो आप इसको इस तरीके से ही याद रखो कि आप इसको 50 lakhs और मोर के तौर पे ही आप याद रखो, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि सिक्योरिटी के केस में भी 50 lakhs और नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs, मतलब 50 लाख तक, ठीक है ना। तो खैर ये रूल्स डिफरेंट है, और जो अभी नीचे है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 50 लाख से ज़्यादा, 50 या उससे ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा कि अगर 50 lakhs या उससे ज़्यादा की अगर इंडेप्टेडनेस के लिए थर्ड पर्सन की अगर कोई सिक्योरिटी या कोई गारंटी देते हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या इसके रिलेटिव्स, तो फिर ये उस केस में इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा उस केस में, ठीक है। 50 lakhs वाला ये पॉइंट एक बारी दोबारा समझने के लिए वील गो थ्रू दी प्रोविजंस वंस अगेन, एक बारी दोबारा से पढ़ लेंगे इसको ना। अब आ रहे हैं आगे फर्दर, डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये डिक्लेरेशन पढ़ने से एक बारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो इंडिपेंडेंस की कंडीशंस है वो फटाफट एक बारी एक रीडिंग मार लेते हैं, सो दैट हमें अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। तो हमें ये तो याद है ना कि ये 10, 50 और 100 वाली कंडीशन लगती थी अदर पब्लिक कंपनीज पे। लिस्टेड कंपनियों में तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 जो हैं मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उतने बनते ही थे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में क्या था, कम से कम 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, जिसपे 10, 50 और 100 की लिमिट लग रही थी। 10 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल और मोर, 50 करोड़ के आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट्स या मोर, या 100 करोड़ की जो टर्नओवर है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। ऑडिट कमेटी अगर थी तो उस केस में क्या होता था कि उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते थे, ठीक है। तो उसमें मेजॉरिटी क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाएंगे, ऐसा पड़ा था। तो अगर ऑडिट कमेटी में ज़्यादा होते थे तो उसमें क्या माना जाएगा कि अगर मान लो 7 होते हैं तो उस केस में भी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो 7 में से मेजॉरिटी तो 4 की होगी, तो फिर उस केस में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो जाएंगे। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते थे, और ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते थे, जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। और ऑडिट कमेटी में अगर ज़्यादा होंगे
टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसके हिसाब से मेजॉरिटी हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाएंगे। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होता था? 10, 50 और 100 की लिमिट होती थी, ठीक है। इंटरमिटेंट वैकेंसी का क्या रूल था? वही वुमेन डायरेक्टर की इंटरमिटेंट वैकेंसी वाला ही, कि वही मतलब 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, कि कम से कम 3 महीने मिलते ही थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर, बिल्कुल जैसे वुमेन डायरेक्टर की इंडिपेंडेंट इंटरमिटेंट वैकेंसी होती थी। ड्यूरेशंस ऑफ कंडीशंस आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट वाज रिक्वायर्ड। अगर cease to fulfill any of the 3 conditions कर जाती है कंपनी, if the company ceases to fulfill any of the 3 conditions, मतलब तीनों ही कंडीशन जो है कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं हो रही, 10, 50 और 100 की लिमिट तीनों ही नहीं अब लग रही, और ऐसा होते हुए 3 साल लगातार हो गए, फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ये जो लिमिट्स हैं ये नहीं लग रही 10, 50 और 100 की, मतलब द कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशंस, भी इनमें से एक भी कंडीशन जो है 10, 50 और 100 की कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर रही, और ऐसा होते हुए लगातार 3 साल हो गए, तो उसमें क्या होता था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर नहीं रखना पड़ता था लगातार, अगर ऐसे 3 साल हो जाते थे 10, 50 और 100 की लिमिट ना पूरी होते हुए। लेकिन जब भी कोई भी एक लिमिट दोबारा से सेटिस्फाई हो गई, इसमें से एक भी लिमिट, तो उस समय फिर वो दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ जाएगा, 10, 50 या 100 में से एक भी लिमिट अगर पूरी हो गई, ठीक है। 3 लगातार सालों तक अगर नहीं हुई तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा देंगे। अगर दोबारा से एक भी लिमिट पूरी हो गई 10, 50 या 100 की, कभी भी फिर से रखना पड़ जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये लिमिट्स देखते थे, टर्नओवर, शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, जो लास्ट डेट होती थी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उन डेट्स पे ये देखते थे, ठीक है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां कौन सी थी जो एग्जेम्प्टेड थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने के लिए, मतलब जिसको नहीं रखना पड़ता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो कौन से थे? जॉइंट वेंचर को नहीं रखना पड़ता था। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एक जॉइंट वेंचर है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी है, अगर जिसके सारे शेयर कोई एक ही कंपनी होल्ड कर रही है, कोई भी अगर एक ही होल्ड कर रहा है 100% शेयर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, या एक डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? जो सेक्शन 455 में जो मतलब डोरमेंट कंपनी तो वही होते हैं, डोरमेंट का मतलब जो नॉन फंक्शनल है, डिस भी अब काम ही नहीं हो रहा उसमें ना, बंद पड़ी है कंपनी कब से। तो एक जॉइंट वेंचर एक्सेप्शन में है, जॉइंट वेंचर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों में जॉइंट वेंचर को नहीं रखना, 100% सब्सिडरी को, होली ओन्ड सब्सिडरी है जो, उसको नहीं रखना, और एक जो डोरमेंट कंपनी जो मतलब कि जिसमें काम ही नहीं होता, बंद पड़ी है कब से, उसको नहीं रखना अनलिस्टेड पब्लिक को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये नंबर और ये सब ये रिवाइज हो गया अभी, ठीक है। अब आगे अब फटाफट से एक बार ही पढ़ लेते हैं, ये दोबारा से अब रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको थोड़ा सा ना। हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता था, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं बन सकता, एमडी होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो इनको छोड़ के कौन बन सकता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन में एक ही इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, खुदार आदमी है, पोजेसेस द रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और ये पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को लग रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंचार्ज है इस गवर्नमेंट कंपनी को जो चला रही है, उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ही इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी और इसको नॉलेज और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है, तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, वो इंडिविजुअल, ठीक है, जिसके बारे में बोर्ड और मिनिस्ट्री और या डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के ऐसा लगता है, ठीक है। अच्छा, और कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? जो ना इस समय प्रमोटर है कंपनी का, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर ना तो इस समय और ना कभी था, ठीक है, या फिर इस कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ ये रिलेटेड नहीं है, इस कंपनी के होल्डिंग या सब इस कंपनी या इसके होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हैं उसके साथ ये रिलेटेड नहीं है, या इस कंपनी या इसके होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी में ये प्रमोटर ना तो खुद है ना कभी था, ठीक है, ना उनके साथ ये रिलेटेड था, ना इसके डायरेक्टर्स के साथ कभी रिलेटेड था।
अच्छा, जिसका कभी कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं रहा अदर देन रेमनरेशन एज सच डायरेक्टर। रेमनरेशन मतलब जो इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे मिलती है बस वही इसको मिलती है, उसके अलावा पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इसका नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शन में। पेक्यूनियरी इंटरेस्ट कब माना जाता है कि अगर इसकी टोटल इनकम एक साल की जो है, अगर उससे 10% से ज़्यादा अगर इसका किसी ट्रांजैक्शन में नॉट एक्सीडिंग 10%, मतलब 10% तक हो सकता है इंटरेस्ट, उसको पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं कहते। लेकिन अगर इसकी इनकम मान लो, अगर इसकी जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख है, तो उसका 10% कितना हो गया, 1,20,000। तो अगर 1,20,000 से ज़्यादा अगर इसका किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट हुआ कंपनी के साथ, तो उसको पेक्यूनियरी रिलेशनशिप माना जाएगा। और ये पेक्यूनियरी रिलेशनशिप जो है इसकी इस कंपनी में नहीं होनी चाहिए, इसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के साथ नहीं होनी चाहिए, इस ठीक है, या इस कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ नहीं होनी चाहिए इस साल में और पिछले 2 साल में। इस साल में और पिछले 2 साल में पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। पेक्यूनियरी रिलेशनशिप कब होगी, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कंपनी के साथ इसकी अपनी टोटल इनकम के 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट है, तो पेक्यूनियरी इंटरेस्ट मानते हैं। ठीक है, पेक्यूनियरी रिलेशनशिप के बारे में एक सर्कुलर निकाला था एमसीए ने, तो उसमें बोला था कि यार अगर बाहर वाले लोगों को, जनरल पब्लिक को जो प्राइस या जो पेड या पेएबल है बाय द जनरल पब्लिक, अगर इसी प्राइस पे अगर इसके साथ ट्रांजैक्शन कंपनी कर रही है, तो उस केस में पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में वही प्राइस लग रहा है ना इसको जो बाहर जनरल पब्लिक को लग रहा है, तो फिर इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो इसको दे नहीं रहे, तो उस केस में इसका इंडिपेंडेंस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पेक्यूनियरी रिलेशनशिप का बार इसके ऊपर तब नहीं लगेगा। और इसको आमतौर पे जो रेमनरेशन मिलती है या जो इसको फीस मिलती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, या बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के के लिए इसको जो सिटिंग फीस मिलती है, या जो इसको खर्चे रीइंबर्स होते हैं, या फिर जो इसका प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन है जो मेंबर्स ने ही डिसाइड किया है मीटिंग में। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से एक फिक्स्ड कमीशन इसके कंपनी के मेंबर्स ने ही इसका अप्रूव किया जनरल मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में, तो बस फिर इसको वो मिलेगा। तो उस केस में भी पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, अब फीस तो लेगा ही अपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये कहता जो एक सेकेंड, 149(6) कहता ये गवर्नमेंट कंपनी के केस में नहीं लगता। 149(6) वही कंडीशन कि अगर 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली फाइल किए, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में आरओसी के पास टाइमली फाइल किए, तो 149(6) क्या है वो भी आगे आएगा। अभी वो डिक्लेरेशन जो लेनी होती थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ना, तो वो जो डिक्लेरेशन लेनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी कहती है अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें किसी से डिक्लेरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर ये कंडीशन तभी इनको ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल सकता है अगर ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 137 सेक्शन में या एनुअल रिटर्न अपनी सेक्शन 92 में आरओसी के पास ये टाइमली फाइल करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा इसका सेक्शन 149(6) का कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, जिसके जो रिलेटिव्स हैं वो इस कंपनी में या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी में इसकी पिछले 2 साल तक कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट नहीं होल्ड कर रहे exceeding 50 lakhs or 2% of the paid up share capital of the company or such higher sum as may be prescribed। मतलब कि सिक्योरिटीज ये 50 लाख रुपए तक की ही बस अगर इसके रिश्तेदार होल्ड करते हैं पिछले 2 सालों में, 50 लाख रुपए तक, उससे ज्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग 50 लैक्स। तो 50 लाख रुपए तक की अगर सिक्योरिटीज इसके रिश्तेदार होल्ड करते हैं पिछले 2 साल में, तो ये इंडिपेंडेंट माना जाएगा। ठीक है, या पेड अप शेयर कैपिटल का अगर 2% तक ही अगर ये होल्ड करते हैं इसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी में पिछले 2 साल तक, तो भी ये इंडिपेंडेंट माना जाएगा। मतलब रिलेटिव्स के केस में इंडिपेंडेंस कब है कि रिलेटिव्स जो हैं इस कंपनी में इसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में जो है कि पिछले 2 साल तक, 2 साल पिछले किसके पिछले 2 साल मतलब 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, या इस साल में जिस साल में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करने इस कंपनी में, या इसके पिछले 2 सालों में जो इसके रिलेटिव्स हैं वो इस कंपनी की फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू एक ही चीज है, तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू उसकी जो होल्ड करते हैं
इसके रिलेटिव्स पिछले 2 साल में या इस साल में 50 लाख तक की बस होल्ड कर सकती हैं सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट, और जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो बस 2% तक का होल्ड कर सकते हैं इसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट में इस साल में या पिछले 2 सालों में। ठीक है, तब तक ये इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इसके रिश्तेदारों ने होल्ड की पिछले 2 साल में या इस साल में, या 50 लाख रुपए या उससे 50 लाख रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट अगर इसके रिश्तेदारों ने अगर होल्ड किया पिछले 2 सालों में, तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है। इंडेप्टेड टू द कंपनी, अगर इसके रिश्तेदारों ने कर्जा देना है कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, या इस कंपनी के एसोसिएट कंपनी का, या इनके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स का 50 लाख से ज्यादा, मतलब वही कि 50 लाख तक का अगर कर्जा देना है तो कोई इशू नहीं है, इंडिपेंडेंस इफेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर 50 लाख रुपए से एक्सेस का अगर कर्जा इसका देना है कंपनी का पिछले 2 सालों में या इस साल में इसके रिश्तेदारों ने, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है कि 50 लाख से ज़्यादा अगर हो गया तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाएगी। पहले पॉइंट में भी हमने यही पढ़ा कि 50 लाख तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज़ होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इंटरेस्ट या सिक्योरिटीज़ होल्ड कर सकते हैं। 50 लाख तक का इंडेप्टेडनेस हो सकता है इसके रिश्तेदारों का। ठीक है, और इसमें भी क्या कह रहे हैं, थर्ड वाले में गारंटी और सिक्योरिटी के केस में भी क्या कह रहे हैं, पिछले 2 सालों में थर्ड पर्सन की गारंटी अगर ली है इंडेप्टेडनेस की, तो वही मतलब इसमें भी क्या है कि 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 50 लाख रुपए तक की अगर गारंटी या सिक्योरिटी दे देते हैं थर्ड पर्सन की इंडेप्टेडनेस से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है। लेकिन 50 लाख से अगर ऊपर की अगर इंडेप्टेडनेस की अगर गारंटी या सिक्योरिटी दी किसी थर्ड पर्सन के लिए, बस 50 लाख नहीं टापना। ठीक है, पिछले 2 सालों में, फिर दिक्कत हो जाएगी। और हैज़ एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, पेक्यूनियरी रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर की कब मानी जाती है जिसको अपॉइंट कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें था कि 10% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसमें कब मान रहे हैं, जो मतलब 2% और मोर ऑफ दी ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। ठीक है, तो मतलब इसके रिलेटिव्स की अगर मान लो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है, मतलब कि किसी ट्रांजैक्शन में अगर इनका इंटरेस्ट कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर की बात कर रहा है यहाँ पे, अगर कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम के 2% के बराबर भी अगर हो गया इनका इंटरेस्ट, कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम के 2% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट अगर इसके रिश्तेदारों का हो गया, तो उस केस में पेक्यूनियरी रिलेशनशिप मानी जाएगी, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रह सकता उस केस में। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या पढ़ा था ये भी फटाफट से अब रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, 5th पॉइंट भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ये ईयर्स वगैरह और ये लिमिट्स दी हुई है ना, तो इसलिए इसको बार बार करना पड़ रहा है। तो क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आप सबके साथ में, मुझे भी याद नहीं होता एक बार में, इसलिए मेरे को रिपीट करना पड़ता है। तो कहता कि 5th पॉइंट में कि ना खुद ना ये रिश्तेदारों के साथ मिलके ये कभी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको बना रहे हैं, ना खुद और ना कभी इसके रिश्तेदार इस कंपनी में मैनेजरियल पर्सोनल नहीं रहे कभी भी, या इस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी में ना मैनेजरियल पर्सोनल रहे हैं, और अभी पिछले 3 सालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा रिलेटिव के केस में ये क्या कह रहा है कि वो एम्प्लॉई अगर हो, इसके रिलेटिव्स पिछले 3 साल में अगर कंपनी के एम्प्लॉयज हो तो कोई इशू नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन इसके रिलेटिव्स जो है की मैनेजरियल पर्सोनल इस कंपनी में पिछले 3 साल में नहीं होने चाहिए। जिस साल में इसको अपॉइंट करने हैं उसके पिछले 3 सालों में जो ये है, ये ना तो की मैनेजरियल पर्सोनल हो उस कंपनी में पिछले 3 साल में, ना उस कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी या उसी कंपनी में एम्प्लॉई हो पिछले 3 सालों में, प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड। इसकी बात कर रहे हैं खुद, जिस इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो इस कंपनी की होल्डिंग में, सब्सिडरी में या एसोसिएट कंपनी में या इसी कंपनी में पिछले 3 साल में ना एम्प्लॉई हो और ना की मैनेजरियल पर्सोनल हो, तो ये इंडिपेंडेंट माना जाएगा। और इसके रिश्तेदारों के लिए क्या है कि वो पिछले 3 सालों में इस कंपनी में की मैनेजरियल पर्सोनल नहीं होने चाहिए, हालांकि वो एम्प्लॉई हो सकते हैं इस कंपनी में पिछले 3 साल में। अगर इसके रिश्तेदार पिछले 3 साल में इस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं
जिस कंपनी में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो कोई इशू नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ही माना जाएगा, नौकर ही है ना वो इसकी कंपनी, इस कंपनी में पिछले 3 साल में इसके रिश्तेदार, तो उससे इंडिपेंडेंस इफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो की मैनेजरियल पर्सोनल इसके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके रिश्तेदारों का ही पढ़ रहे थे ना, या इसके बारे में। अब इनकी जो कंपनी सेक्रेटरी फर्म है इस कंपनी की, ठीक है, जो इनको लीगल एडवाइस देती है, या इस कंपनी का जो सीए का फर्म है जो इसका ऑडिटर है, या इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑडिटर है उसकी जो फर्म है, कम सीए और ये जो आईसीडब्ल्यूए होता है कॉस्ट ऑडिटर, इन तीनों फर्म्स जो ये इस कंपनी की तीनों फर्म्स हैं जो, या इसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी की ये जो तीनों फर्म्स हैं, उनमें इसके रिश्तेदार कभी भी एम्प्लॉई प्रोप्राइटर या पार्टनर पिछले 3 साल में नहीं रहे। 3 साल कौन किस साल के पिछले, जिस साल में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है उसके पिछले 3 साल में इस कंपनी में, ये जो इस कंपनी की जो ऑडिटिंग फर्म है या कंपनी सेक्रेटरी की फर्म है या जो कॉस्ट ऑडिटर की फर्म है, उसमें ये कभी भी एम्प्लॉई पार्टनर या प्रोप्राइटर उसके पिछले 3 सालों में इसके रिश्तेदार या खुद ये नहीं रहे। ठीक है, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है। और अगर कोई लीगल कंसल्टिंग फर्म है, लीगल या कोई कंसल्टिंग फर्म है इस कंपनी की जिसमें इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, और अगर इस लीगल या कंसल्टिंग फर्म की जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है 10% या ज़्यादा की हो गई, जैसे इस मतलब इस तरीके से इस लीगल या कंसल्टिंग फर्म का वही हो गया ना, जैसे पेक्यूनियरी इंटरेस्ट का हम पढ़ते थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी ट्रांजैक्शन में, उसका खुद का इंडिविजुअल का पेक्यूनियरी इंटरेस्ट कब मानते थे कि अगर 10% या अगर 10% से ज़्यादा उसकी ग्रॉस टोटल इनकम के अगर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है तो उसको पेक्यूनियरी इंटरेस्ट कह देते थे। यहाँ कह रहे थे नॉट एक्सीडिंग 10%, इसमें कहते हैं भी 10% तक, नॉट एक्सीडिंग, भी 10% तक का अगर इंटरेस्ट है तो कोई इशू नहीं है उस केस में, ये कह रहे थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पेक्यूनियरी इंटरेस्ट में। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहे हैं 10% और मोर, तो इसमें 10% से नीचे होना चाहिए इस केस में। लिमिट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में पेक्यूनियरी इंटरेस्ट कब कह रहे थे कि उसकी 10% तक अगर होता है तो कोई इशू नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट ही मानते हैं। एक भी जो उसकी टोटल इनकम थी अगर उसका 10% तक का है इंटरेस्ट, अगर उसका एक ट्रांजैक्शन में कंपनी के अपनी टोटल इनकम के 10% तक का इंटरेस्ट, तो उसको पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं मानते थे। 10% से जब ज्यादा हो जाता था तो माना जाता था, लेकिन इस केस में कहता 10% और मोर, तो मतलब 10% भी नहीं हो सकता। लीगल और कंसल्टिंग फर्म का अगर किसी ट्रांजैक्शन में अगर इंटरेस्ट जो है वो 10% या उससे ज्यादा है, और ये किस अमाउंट का, उसी फर्म की अपनी टर्नओवर का, जैसे एक लीगल या कंसल्टिंग लॉ फर्म है, अगर मान लो इसका टर्नओवर जैसे 1 करोड़ है तो इसका 10% कितना हो गया, 10 लाख हो गया, तो इस केस में 10 लाख से नीचे तक का अगर इंटरेस्ट हो तो ठीक है, 10 लाख तक का भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। 10 लाख या अगर इससे ज्यादा का इंटरेस्ट अगर इस लीगल या कंसल्टिंग फर्म का किसी इस कंपनी की ट्रांजैक्शन में अगर हो गया, ठीक है ना, और अगर इसी लीगल और कंसल्टिंग फर्म में ये एम्प्लॉई प्रोप्राइटर या पार्टनर है पिछले 3 साल से जिसको हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो या अगर ये जिसको डायरेक्टर बनाना है इंडिविजुअल को, अगर ये अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके 2% या 2% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है इस कंपनी की, 2% या 2% से ज्यादा अगर वोटिंग पावर होल्ड करता है इस कंपनी की, तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे 2% पेड अप शेयर कैपिटल वाला रूल था कि बस 2% तक की ही अगर शेयर कैपिटल है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, होल्ड्स टुगेदर विद रिलेटिव्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसमें मतलब कह रहा है कि 2% भी नहीं वोटिंग पावर होल्ड करनी, 2% पेड अप शेयर कैपिटल तक होल्ड कर सकता है, लेकिन वोटिंग पावर के केस में 2% भी नहीं, 2% से नीचे होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं।
सीईओ या डायरेक्टर है किसी एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ये सीईओ है जिसको 25% या उससे ज्यादा की जो रसीदें अपनी टोटल रसीदों में से इस कंपनी से मिल रही हैं, या इसके प्रमोटर या डायरेक्टर या होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी से, जिसमें इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, तो उसी एनपीओ का ये चीफ एग्जीक्यूटिव है या उसका डायरेक्टर है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट नहीं ना माना जाएगा। जैसे एबीसी लिमिटेड में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, और ठीक है एक एनपीओ है, एनपीओ की मान लो ग्रॉस रिसीट्स हैं जो साल की वो 10 लाख है, तो 2.5 लाख या उससे ज्यादा की रसीदें जो हैं अगर एबीसी लिमिटेड से अगर आ रही हैं इस एनपीओ को, 25% होगी ना इनकी टोटल जितनी रसीदें हैं साल की, अगर 25% या उससे ज्यादा की अगर एबीसी लिमिटेड से आ रही हैं, तो एबीसी लिमिटेड में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है इस बंदे को, और इस एनपीओ को जिसको 25% या उससे ज्यादा रसीदें जो है उसी कंपनी से मिल रही हैं जिस कंपनी में इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, और इस एनपीओ में ये चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि इस एनपीओ को ये चला रहा है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर, और ये यहाँ से 25% या उससे ज्यादा की जो रसीदें इनकी उस कंपनी से आ रही हैं, तो उस कंपनी में अगर इसको डायरेक्टर बना देंगे तो फिर ये इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा अगर और उसी मतलब उसी एनपीओ में जो है ये मतलब कहता कि ये दैट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। अब ये इस एनपीओ में चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है, और फिर से ये इस कंपनी की 2% या 2% से ज्यादा जो है वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो मैंने बताया ना रिलेटिव्स के साथ मिलके 2% से नीचे तक की वोटिंग पावर ठीक है, 2% से नीचे तक की वोटिंग पावर ठीक है। अब एनपीओ में जिसमें ये चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है, तो उसमें भी कहता 2% या अगर उससे ज्यादा की वोटिंग पावर अगर ये होल्ड कर रही है एनपीओ जिसमें ये चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्टर है, ये एनपीओ अगर उस कंपनी की 2% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर होल्ड कर रही है उस कंपनी में जिसमें इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या है कि रिलेटिव वोटिंग पावर के केस में 2% से नीचे होनी चाहिए वोटिंग पावर, हमने दो जगह पढ़ा। ठीक है, और जो पेड अप शेयर कैपिटल था उसमें 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, मतलब 2% तक था उसमें रिलेटिव्स के साथ मिलके पिछले 2 साल में। ठीक है, और उसमें सिक्योरिटीज में भी क्या था 50 लाख तक की सिक्योरिटियां बस। ठीक है, इंडेप्टेडनेस के केस में क्या था कि 50 लाख तक का इंडेप्टेडनेस बस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और गारंटी के केस में भी 50 लाख तक का इंडेप्टेडनेस पिछले 2 साल में। ठीक है, तो और बाकी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में क्या पड़ा था, रिलेटिव्स की पेक्यूनियरी रिलेशनशिप कब मानी जाती है कि वही मतलब 2% से नीचे ग्रॉस टर्नओवर के, मतलब ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम जो है इनका खुद का, मतलब कंपनी का जो ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम है उसमें जो इनका इंटरेस्ट है 2% से नीचे होना चाहिए, तो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं मानी जाती। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशंस हमने देख ली हैं कि यही भी इसको अप्रोप्रिएट स्किल्स एक्सपीरियंस या नॉलेज होने चाहिए, इसको फाइनेंस के फील्ड में, लॉ या मैनेजमेंट के फील्ड में, सेल्स मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, या बाकी डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू द कंपनीज बिजनेस, टेक्निकल आईटी ऑपरेशंस में। ठीक है, और कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो रिलेटिव्स हैं वो इंडेप्टेड नहीं होने चाहिए कंपनी को, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या उसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को, मतलब इसकी कंपनी या होल्डिंग कंपनी या इसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी या इसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को इन्होंने पैसे नहीं देने, मतलब कोई कर्जा वापस नहीं करना इसके रिलेटिव्स ने या इसके खुद ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने खुद ने। ठीक है, या फिर इन्होंने कोई किसी थर्ड पर्सन की इंडेप्टेडनेस के लिए कोई गारंटी नहीं दी हुई या कोई सिक्योरिटी नहीं दी हुई। ठीक है ना, तो इसमें लिखा हुआ है फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 lakhs एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग, मतलब आप इसको ऐसे ही याद रखो 50 या 50 से ज्यादा। अब यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, इसमें मोर देन 50 नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको 50 या 50 से ज्यादा ही रखो, बस ऐसे ही याद रखो। यहाँ पे लिखा हुआ था ना इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट, और अब यहाँ पे लिख रहा है कि इन एक्सेस नहीं लिख रहा, इधर यहाँ पे लिख रहा है फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 lakhs, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि 50 से नीचे होना चाहिए,
50 या मोर देन 50 ही आप इसको रखो सब में, मतलब बेटर इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं ना कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइंस लिख रहा है, कहीं पे एक्सेस ऑफ 50 lakhs लिख रहा है, अब कहीं पे अब यहाँ पे तो एक्सेस नहीं ना लिख रहा, फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख लिख रहा है, तो हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर लो कि 50 लाख या अगर उससे ज्यादा का कर्जा देना है कंपनी का या इसकी होल्डिंग सब्सिडियरी या इसकी एसोसिएट का, अगर इस डायरेक्टर ने या इसके रिलेटिव्स ने, तो उस केस में इंडिपेंडेंस नहीं मानी जाएगी। 50 लाख या उससे ज्यादा का अगर देना है या थर्ड पर्सन की इंडेप्टेडनेस से रिलेटेड अगर कोई सिक्योरिटी या गारंटी थी 50 लाख या उससे ज्यादा की, ठीक है, तो उस केस में क्या मानो कि ये इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या था कि 2% तक की ही जो है होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिलेटिव्स का जो ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट होता था पेक्यूनियर इंटरेस्ट के केस में क्या कहते थे भी 2% से नीचे होना चाहिए, और वोटिंग पावर के केस में भी क्या है अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके इसकी 2% से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक अब इसको हमने काफ़ी बार स्टडी कर लिया, अब हमें कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसके बारे में। अब नाउ मूविंग फर्दर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में अब आ रहे हैं आगे डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149(7) कहता है एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल गिव अ डिक्लेरेशन कि ये क्राइटेरिया मीट करता है इंडिपेंडेंस का, जो ऊपर बताया है सेक्शन 149(6) में। कब बताएगा ये? एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज ए डायरेक्टर। हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया था थोड़ा सा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है और वो पॉलिसीज बनाता है कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ना, वो पॉलिसीज बनाता था और बाकी डायरेक्टर्स को गलत काम करने से वो रोकता था। तो पहली ही बोर्ड मीटिंग में जब ये डिस्कशन के लिए पार्टिसिपेट करेगा तो पहली ही मीटिंग में ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ये पहली ही मीटिंग में, पहली ही बोर्ड मीटिंग में जिसमें ये पार्टिसिपेट करेगा, ये एक डिक्लेरेशन दे देगा कि मैं सारे इंडिपेंडेंस के जो क्राइटेरियाज हैं जो सेक्शन 149(6) में जो लिखे हुए हैं भी मैं वो सेटिस्फाई करता हूँ, ठीक है। और फिर देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, एक तो जब जिस मीटिंग में ये सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा पहली बोर्ड मीटिंग में उसमें ये डिक्लेरेशन दे देगा। देयर आफ्टर उसके बाद फर्स्ट मीटिंग जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसमें तो ये डिक्लेरेशन देगा ही। उसके बाद हर अगले साल में जब भी पहली मीटिंग होगी अगले साल से अगले फाइनेंशियल ईयर से हर अगली मतलब हर बोर्ड मीटिंग जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी अगले फाइनेंशियल ईयर से तो उसमें ये डिक्लेरेशन फिर से देगा कि हाँ भी मैं अभी भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अभी भी इंडिपेंडेंस के सारे क्राइटेरियाज सेटिस्फाई करता हूँ। तो ये बार बार इसको क्यों डिक्लेरेशन देनी पड़ रही है? क्योंकि इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया चेंज नहीं ना होना चाहिए। अगर कभी चेंज हो गया, अब जैसे मान लो पहली बोर्ड मीटिंग में इसने पार्टिसिपेट किया, अभी मान लो जैसे अप्रैल 25 में कोई बोर्ड मीटिंग हुई सपोज, तो अप्रैल 25 में इसने पहली बार ही पार्टिसिपेट किया कंपनी की किसी बोर्ड मीटिंग में, तो अभी इसने इंडिपेंडेंस का अपना वो बता दिया, डिक्लेरेशन दे दी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उसके बाद मान लो अभी 26-27 जब आएगा, 26-27 में जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी तो उसमें इसको 27-28 की पहली बोर्ड मीटिंग, 28-29 की बोर्ड मीटिंग, मतलब हर पहली बोर्ड मीटिंग में इसको एवरी फाइनेंशियल ईयर देयर आफ्टर, और उसमें जो फर्स्ट मीटिंग होगी हर एक फाइनेंशियल ईयर में अगले में, तो इसको वो डिक्लेरेशन बार बार देनी पड़ेगी। वही है ना कि बार बार इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया अगर बीच में कभी भी चेंज हो गया तो फिर इंडिपेंडेंस इसकी खत्म हो जाएगी ना, इसलिए बार बार डिक्लेरेशन इसको देनी पड़ती है बोर्ड को बताने के लिए कि मेरा इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया अभी भी मैं सेटिस्फाई करता हूँ। या फिर कहता व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द सर्कमस्टांसेस व्हिच मे अफेक्ट हिज स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो जब भी कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे कि जब इसकी इंडिपेंडेंस पे फर्क आ सकता है, इसके इंडिपेंडेंस का जो स्टेटस है अगर उस पर कोई मतलब फर्क आ सकता है किसी भी सिचुएशन में, तो वहां पे भी ये डिक्लेरेशन देगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा पहली बोर्ड मीटिंग में
सबसे पहली बारी जब ये बैठेगा बोर्ड मीटिंग में नई कंपनी में जिसमें इसको अपॉइंट किया एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये वहाँ पे डिक्लेरेशन देगा कि मैं सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता हूँ इंडिपेंडेंस के एज लेड डाउन इन सेक्शन 149(6). उसके बाद हर अगले फाइनेंशियल ईयर की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें भी ये डिक्लेरेशन देगा। फिर कभी भी जब इसका क्राइटेरिया, जब भी मान लो कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेज आते हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं इसके इंडिपेंडेंट स्टेटस को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो तब भी एक डिक्लेरेशन दे के बताएगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या नहीं। ठीक है, अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। पॉइंट डी 149(8) सेक्शन आ गया, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। पढ़ते हैं 1-2 मिनट का ब्रेक लेके। इतने आप ये सारा रिवाइज कर लो दोबारा से। ये यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, आप ये अपने आप। और ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? हम सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स का जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, BOS नॉलेज पोर्टल, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, वहाँ से ही हम पढ़ रहे हैं इनके अपने स्टडी मैट में से। तो आप सब डाउनलोड करके रख लो PDF पहले चैप्टर का, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का। वहाँ से आप भी मेरे साथ पढ़ते रहो, इसको रिवाइज करते रहो हर समय, क्योंकि इसी में से ही MCQs आएंगे ना सारे। तो अब 1-2 मिनट का ब्रेक लेके आगे फर्दर पढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 8, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना एक, कहते हैं कि कंपनी और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, दे शैल अबाइड बाय द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 टू द कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 4 में जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस दिए हुए हैं, कंपनी और उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को वो प्रोविजंस फॉलो करने होंगे शेड्यूल 4 के।
तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के संदर्भ में क्या कह रहा है, शेड्यूल 4 स्पेसिफाइज द गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट, रोल एंड फंक्शंस। शेड्यूल 4 कंपनीज एक्ट का बता रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कि इनके लिए क्या कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट इनका कैसा होना चाहिए, ठीक है, इनका रोल और इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या इनकी ड्यूटीज हैं, जिम्मेवारियां इनकी, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होगा या रीअपॉइंटमेंट इनका कैसे होगा, रिजाइन कैसे दे सकते हैं, ये रेजिग्नेशन एंड रिमूव इनको कब किया जा सकता है, प्रोविजंस रिगार्डिंग सेपरेट मीटिंग्स एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। तो शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो बता रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। तो इसमें क्या क्या आ रहा है कोड ऑफ कंडक्ट में, जो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है कि गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि इनका प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होना चाहिए और इनके फंक्शंस क्या होने चाहिए, क्या इनका रोल है, इनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट इनका कैसे होगा, रिज़ाइन कैसे करेंगे, रेजिग्नेशन कैसे होगा इनका, या रिमूवल किन किन सिनेरियोज में इनको रिमूव किया जा सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, प्रोविजंस रिगार्डिंग सेपरेट मीटिंग्स, भी मीटिंग्स के बारे में भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। तो अब आ जाते हैं आगे फर्दर, रेम्युनरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन कितनी मिलेगी? Notwithstanding anything contained in other provisions of this act, but subject to the provisions of section 197 and 198. An independent director shall not be entitled to any stock option and may receive remuneration by way of fees. स्टॉक ऑप्शंस का क्या मतलब है कि इनको कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे इनको, कि क्या था, बाकी सारे एक्ट को ये ओवरराइड करता है, लिखा हुआ है ना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 149(9) जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन की बात कर रहा है, बाकी सारे एक्ट को ये ओवरराइड कर रहा है, बाकी सारे प्रोविजंस को, लेकिन सेक्शन 197 और सेक्शन 198 इसको लग रहा है। सेक्शन 197 और 198 के प्रोविजंस इस पे लग रहे हैं रेम्युनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में, जिसमें लिखा हुआ है कि भी इसको कोई भी स्टॉक ऑप्शन नहीं मिल सकता, मतलब कोई शेयर्स नहीं इसको दे सकती कंपनी किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, और इसको रेम्युनरेशन मिलेगी बाय वे ऑफ फीस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 5। तो आई थिंक ये वही होती है ना जो सिटिंग फीस मिलती है। सिटिंग फीस मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशंस में, तो फीस तो मिलेगी ना वहाँ बैठने की, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स में या बाकी मीटिंग्स में अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जो भी इनके खर्चे होते हैं तो वो इनको रीइंबर्स किए जाएंगे। बोर्ड मीटिंग्स और बाकी मीटिंग्स में जो इनके खर्चे होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो खर्चे इनको रीइंबर्स किए जाएंगे। और प्रॉफिट जो कंपनी का होता है, अगर उसमें से इनको कोई कमीशन मिलता है, और वो कमीशन कौन अप्रूव कर रहे हैं? कंपनी के मेंबर्स। तो ये सब रेम्युनरेशन इनको मिल सकती है, और इस केस में पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। हम पढ़ चुके हैं पेक्यूनियरी इंटरेस्ट के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या क्या मिलेगा? एक तो जो फीस है सेक्शन 197(5) में लिखी हुई है, ये सिटिंग फीस होती होगी, पार्टिसिपेट करने की फीस, और जो इनको बोर्ड मीटिंग्स और बाकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको जो खर्चे होते हैं इनके, वो रीइंबर्स कर दिए जाएंगे, और इनको कमीशन मिलेगा, एक प्रॉफिट में से एक फिक्स्ड कमीशन मिल जाएगा इनको, जो कंपनी के मेंबर्स ही अप्रूव करेंगे, ठीक है। According to Rule 4 of Companies Appointment and Remuneration of Managerial Personnel Rules 2014, sitting fees required to be paid to an independent director shall not be less than the sitting fees which is payable to other directors of the company. तो कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, रेम्युनरेशन के रूल्स है ना ये, कंपनीज रूल्स, कंपनीज अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल रूल्स 2014 का रूल 4 ये बता रहा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिल रही है वो बाकी डायरेक्टरों को जितनी सिटिंग फीस मिल रही है उससे कम नहीं होगा। फिर तो बेइज्जती हो गई ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी, एक तो ये अच्छे काम के लिए बुलाया गया है, इसका इंडिपेंडेंट माइंड सेट है, ये इन्फ्लुएंस नहीं होता, और ये कंपनी के अगर हित में या मतलब कोई ऐसा अगर डिसीजन लेते हैं ये लोग
जो इकोनॉमी के अगेंस्ट होता है या कंपनी के अगेंस्ट होता है, तो फिर ये रोकेगा उनको, बाकी डायरेक्टर्स को। तो जब ये अच्छे काम के लिए बुलाया गया तो उसको उतनी इसको तनख्वाह भी तो चाहिए ना, उतनी ही इसको इज्जत भी चाहिए। तो इसीलिए किसी भी सिचुएशन में जो इसकी जो सिटिंग फीस जो इसको मिलेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो बाकी डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस से कम नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो फिर तो इसकी बेइज्जती हो गई ना, अगर उनसे कम पैसे अगर इसको देने लग गए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, जबकि अच्छे काम के लिए इसको बुलाया। तो इसीलिए इसकी जो सिटिंग फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इट शैल नॉट बी लेस देन द सिटिंग फीस विच इज पेबल टू द अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। Provided that if a company has no profits or if its profits are inadequate, then an independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under subsection 5 of section 197 in accordance with the provisions of schedule 5. अब अगर कंपनी में प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन इसको कंपनी तभी दे पाएगी ना अगर प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है या अगर प्रॉफिट बहुत कम है कि इसको कमीशन बीच में से नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्रॉफिट उतना है ही नहीं, तो इसको जो रेम्युनरेशन मिलेगी, then the independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under subsection 5 of section 197. 197(5) में हमने बताया ना कि इसको फीस मिलती है, तो 197(5) में जो फीस है इसको, वो इसको नहीं मिलेगी उस केस में, क्योंकि प्रॉफिट कम है ना, या प्रॉफिट उतना है ही नहीं, कंपनी देगी कहाँ से। अगर कंपनी की कोई भी प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, या अगर कंपनी के प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मींस भी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो फिर इसकी रेम्युनरेशन देने के लिए भी कंपनी के पास जो है ना, वो मतलब इसकी जो 197(5) सेक्शन में जो फीस लिखी है वो भी देने के लिए कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी नहीं है, तो फिर नहीं दे पाएंगे ना। तो बस इसको थोड़ी सी रेम्युनरेशन दे देंगे जितनी भी दे सकते हुए अवेलेबल प्रॉफिट्स में से, ठीक है। टेन्योर, टेन्योर यानी कि कार्यकाल, इसका कार्यकाल कहाँ तक होता है? सेक्शन 149(10) एंड 149(11) कहता कि जो इसका टर्म है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 consecutive years on the board of a company। मतलब लगातार एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो 5 साल तक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रह सकता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लगातार एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म क्या होता है कि लगातार बिना ब्रेक के, कंसेक्यूटिव टर्म कितना इसका, अप टू 5 consecutive years he can serve as the independent director in the board of a company, and he shall be eligible for reappointment on passing of a special resolution by the company and disclosure of such appointment in the board's report। 5 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा तो उसके बाद मतलब अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो है ये सर्व कर सकता है बोर्ड में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अप टू 5 मतलब 5 से कम भी या 5 साल तक मैक्सिमम, लगातार लगातार 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ये जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है, पर उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी को इसको रीअपॉइंट करने के लिए। और कंपनी की जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है, उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ भी इसको वापस से रीअपॉइंट किया गया एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। तो इसको रीअपॉइंट कैसे करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इसको कैसे रीअपॉइंट करेंगे? एक स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स पास करेंगे जनरल मीटिंग में, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क्लोज करेंगे कि हाँ भी हमने इसको दोबारा से अपॉइंट किया है, इसको रीअपॉइंट किया बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। According to first proviso to section 169(1), an independent director reappointed for a second term under section 149(10) shall be removed by the company only by passing a special resolution। अच्छा, अगर सेकेंड टर्म के लिए अगर ये रीअपॉइंट हो गया कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कभी भी अगर रीअपॉइंट हो गया सेकेंड टर्म के लिए, तो इसको रिमूव किया जाएगा कंपनी द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। मतलब ये हुआ
कि अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसा क्यों होगा, ऐसा मतलब क्यों करते होंगे, लॉजिक तो यही कहता है कि यार एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है सेकंड टर्म अपना सेकंड टाइम इसको रीअपॉइंट किया है, तो सेकंड टाइम इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर रीअपॉइंट किया है सेकंड टर्म के लिए, तो इसका मतलब ये है कि इसने फर्स्ट टर्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे। अगर फर्स्ट टर्म में इसने कुछ अच्छे काम किए तभी इसको सेकंड टर्म में रीअपॉइंट किया गया है ना। और एक अच्छे काम करने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो सेकंड टाइम जिसको कंपनी चांस दे रही है, सेकंड टर्म के लिए कंपनी जिसको वापस रीअपॉइंट कर रही है, तो ऐसे आदमी को स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा ही निकाला जा सकता है, क्योंकि अच्छे काम के लिए सेकंड टाइम इसको कंपनी ने चांस दिया है, पहली बार इसने इतना अच्छा निभाया अपना टर्म। तो जब भी सेकंड टर्म के लिए किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया जाएगा कंपनी द्वारा, तो इसको स्पेशल रेजोल्यूशन से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रीअपॉइंट करते भी स्पेशल रेजोल्यूशन से ही है, और बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हाँ भी इसको दोबारा अपॉइंट कर रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। और इसको सेकंड टर्म में अगर, क्योंकि अब ये रीअपॉइंट तो हो ही चुका है, रीअपॉइंट का क्या मतलब है, पहले अपॉइंट हो चुका था ना फर्स्ट टर्म में, रीअपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट हुए, तो रीअपॉइंट भी स्पेशल रेजोल्यूशन से ही कर रहे हैं। और जब सेकंड टर्म के लिए अगर इसको निकालना है सेकंड टर्म के बीच में से ही, तो वो भी रिमूवल भी स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होगा। तो ऐसे समझ लो कि रीअपॉइंटमेंट जो है एलिजिबल, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की जो रीअपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंट करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और निकालने के लिए भी रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकालने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। और जब अपॉइंट करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है कि हाँ भी हमने इसको रीअपॉइंट कर लिया है। ठीक है, और 5 साल तक का इसका कंसेक्यूटिव टर्म होता है इसका बोर्ड पे। लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ऑफिस, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर इसके कंप्लीट हो गए एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो बस इसको उसके बाद में जो है 3 साल तक कुछ नहीं कर सकता ये कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में। कूलिंग पीरियड है फॉर अपॉइंटमेंट, however he shall be eligible for appointment after the expiry of 3 years of ceasing to be an independent director। कि पहली बात तो ये कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है नहीं रह सकता कुर्सी पे, लेकिन जब ये इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म जब एक्सपायर होता है, तो उसके 3 साल के बाद जो है ये रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है ना, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, हाउएवर, मतलब 2 कंसेक्यूटिव लगातार जब इसके 2 टर्म कंप्लीट हो गए तो उसके बाद इसको अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसका जब से इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप से हटाया है, या जब से इसका टर्म कंप्लीट हुआ है, तो वो कंप्लीट इसका टर्म कंप्लीट होने के बाद अगर 3 साल और बीत गए, उसके बाद इसको अपॉइंट किया जा सकता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन जब इसका टर्म एक्सपायर हुआ है या जब इसको रिमूव किया गया था, तो उसके 3 साल के कार्य उसके 3 साल